तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रदूषण के विषय में। इसके प्रकार, इसके कुल स्रोत कहाँ कहाँ से होता है, और AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के विषय में बात करेंगे। वायु प्रदूषण सूचकांक जो है, उसमें जो कलर दिए गए हैं, इंडेक्स के किस तरह के दिए गए हैं, और जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं फ्रेंड्स, वो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जो प्रदूषण के प्रकार हैं वो अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है इनका। जैसे कि अगर हम सब प्रथम बात करें भौतिक गुणों के आधार पर, हाँ जी, जो प्रदूषण के प्रकार हैं भौतिक गुणों के आधार पर, तो इनके भौतिक गुण हैं जैसे गैसीय प्रदूषण हो गया, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो सक्रिय प्रदूषण। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है, जो प्रदूषण के प्रकार पर्यावरण के आधार पर या पर्यावरण के भाग के आधार पर रखे गए हैं, तो वो रखे गए हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। मुख्यतः इन्हीं प्रदूषणों के पर्यावरण के आधार पर जो भाग रखे गए हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर हम उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर जो प्रदूषण जो है प्राकृतिक प्रदूषण होते हैं, और जो दूसरे प्रदूषण होते हैं वो कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। हाँ जी, क्या कहलाते हैं दोस्तों? एंथ्रोपोजेनिक, जो मानव के द्वारा प्रदूषण किया जाता है। अगर हम प्राकृतिक प्रदूषण पे जाएं तो ज्वालामुखी का फटना, ये क्या है? प्राकृतिक प्रदूषण है। और अगर जो मानव के द्वारा प्रदूषण किए जा रहे हैं वो हैं मनुष्य के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि से उत्पन्न प्रदूषण। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के हो गए, पर्यावरण के भाग के आधार पर 3 प्रकार के हो गए। आगे हम बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर। तो पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जो है पोल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरण। हाँ जी, पहला तो है जैव निम्नीकरण और दूसरा है जैव निम्नीकरण रहित। हाँ जी, जैव निम्नीकरण रहित। अगर हम इस पर आगे बात करें तो इसके भी भाग दिए गए हैं। इसमें जो जैव निम्नीकरण है उसमें घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज इत्यादि। तो जैव निम्नीकरण में वो वाला प्रदूषण आ जाएगा जिसका जो खाद बन सकता है, जो नष्ट हो सकता है। और जैव निम्नीकरण रहित में वो आ जाएंगी जिनका कुछ नहीं कर सकते हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गया, DDT हो गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो गया इत्यादि। तो दोस्तों, ये थे प्रदूषण के प्रकार। शॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि प्रदूषण के प्रकार और उनकी उत्पत्ति। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हम बात करें प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उनके स्रोत और प्रभाव, तो ये सभी प्रदूषण इसमें हमने कवर करने की कोशिश की है। तो प्रदूषक है कार्बन यौगिक। हाँ जी, तो इसमें होगा CO और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। इसके जो स्रोत होंगे वो होंगे जीवाश्म ईंधन और मोटर गाड़ी से ये पैदा होता है। अगर इसके प्रभाव की बात करें तो प्रभाव जो होंगे इसके, ये हरितगृह प्रभाव में इफेक्ट डालता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, और श्वसन संबंधी बीमारियां या समस्याएं भी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है सल्फर यौगिक। हाँ जी, सल्फर यौगिक की बात करें तो इसके जो स्रोत हैं वो ताप संयंत्र, रिफाइनरी, ज्वालामुखी विस्फोट इत्यादि। और अगर इसका प्रभाव जो, ये प्रभाव कहाँ पर डालता है सल्फर यौगिक? ये अम्ल वर्षा में मतलब अम्ल वर्षा इसी के कारण होती है, सल्फर यौगिक के कारण ही श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। पौधों में एक रोग लगा देता है, क्लोरोसोसिस का एक ये रोग लगा देता है। आगे बात कर ले, अगर दोस्तों बात करें आगे नाइट्रोजन यौगिक, तो नाइट्रोजन यौगिक जिसके स्रोत हैं वो ताप संयंत्र, मोटर वाहन और वायुमंडलीय विक्रिया हैं, और ये जिम्मेदार हैं ये अम्ल वर्षा के लिए, जो पौधे होते हैं पौधों की उत्पादकता में कमी के लिए, आँखों व फेफड़ों में जलन के लिए। आगे बात कर लेते हैं निलंबित कण। हाँ जी, निलंबित कण में होते हैं जो धूल में उड़ते रहते हैं। तो निलंबित कण हो गए निर्माणकारी, जैसे घर बनते हैं, मकान बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, उसमें भाप शक्ति में और संयंत्र में और मोटर वाहन में जो इसलिए प्रभाव डालते हैं, ये दृश्यता देखने में कमी लाते हैं। दृश्यता मतलब जो हाईवे पे गाड़ियाँ चलती हैं तो वो शीशे से स्पष्ट सामने से नहीं दिखता, तो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। लाल रक्त कणिका के निर्माण में बाधा डालते हैं जी, जो RBC हैं उसके निर्माण में भी बाधा डालते हैं, और कैंसर के लिए भी जिम्मेदार हैं। आगे बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन। हाँ जी, हाइड्रोकार्बन में बेंजीन और इथाइलिन है, और ये मोटर वाहन, पेट्रोलियम उद्योग में इसके स्रोत हैं, वहाँ से निकलती हैं। अगर इसका जो प्रभावित करती हैं तो कैंसर का कारण बनती हैं, श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है, समय पूर्व पत्तियों व फलों का गिरना इसी के कारण होता है।
आगे हम बात कर लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ जी, CFC के विषय में। तो ये रेफ्रिजरेटर से निकलती है, स्प्रे या शीतलक जितने भी हैं वहीं से ये CFC निकलती है। और ये भूमंडलीय तापन जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं उसके लिए जिम्मेदार है। ओजोन में जो ओजोन परत में जो छेद हो रहा है, या जो ओजोन परत का धीरे धीरे क्या है पतली होती जा रही है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी उसके लिए विशेष तौर पर जिम्मेदार है। आगे बात कर लेते हैं O3 ओजोन के विषय में। मोटर वाहनों में निकलती है, ये श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है, पर्ण समूह को नुकसान पहुंचाती है। आगे बात कर लेते हैं सीसा लेड के विषय में। जो सीसा जो है मोटर वाहन से निकलता है और कैंसर केंद्र तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बात कर लेते हैं रेशे, कपास और ऊन के विषय में। तो वस्त्र उद्योग और कालीन उद्योग में ये इसके स्रोत हैं, वहाँ से ये उत्पन्न होते हैं और फेफड़ों पर दुष्परिणाम डालते हैं। आगे बात कर लेते हैं एस्बेस्टस के बारे में। तो एस्बेस्टस के खनन में निर्माण उद्योग में उपयोग किया जाता है, वहीं से ये स्रोत है इसका, और ये श्वसन संबंधी समस्याएं तथा कैंसर के लिए जिम्मेदार माना गया है। आगे बात कर लेते हैं स्मोक जो है N2O, O3 और PN पेन का एक ये समूह है जिसे स्मोक कहते हैं, धुआं कहते हैं, और जो उद्योग और मोटर वाहनों से ये निकलता है, और इसके जो ये प्रदूषित करता है, आँखों में जलन, श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे दोस्तों बात करते हैं सूचकांक, हाँ जी, वायु गुणवत्ता सूचकांक के विषय में। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में AQI भी बोलते हैं, तो मुख्यतः 8 प्रदूषकों के आधार पर यह बनाया जाता है। वो 8 प्रदूषक कौन से हैं, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो उसके 8 प्रदूषकों के बारे में बताइए। तो क्वेश्चन काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बाय 1 करके हम आपको बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है हमारा ऑप्शन ए, या हाँ जी, तो 10 माइक्रोमीटर्स आकार के कणिका युक्त पदार्थ, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में PM बोलते हैं, और पर्टिकुलेट मैटर होता है। ये काफ़ी बार न्यूज़पेपरों में सुना होगा आपने, जैसे कि दीपावली का त्यौहार आता है और सल्फ़र पोटास उसमें पटाखों में पटकाते हैं, और उसके बाद दिवाली से 3-4 दिन तक धूल के कण रहते हैं, धुआं रहता है चारों ओर। तो उसी ये इसकी चर्चाओं में सुना होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा, आपने देखा होगा, और न्यूज़ में भी सुना होगा कि PM क्या होता है, PM10 क्या होता है, या इसकी जो फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर इसको कहते हैं। ये धूल के कणों को मापा जाता है जिसके द्वारा। आगे बात कर लेते हैं, ये धूल के कण जो होते हैं 2.5 होते हैं। ये 2.5 माइक्रोमीटर्स आकार के कणिका युक्त पदार्थ, हाँ जी, ये 2.5 माइक्रोमीटर आकार के कणिका युक्त पदार्थ होते हैं, जिसको बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर या PM2.5, हाँ जी, PM2.5। नेक्स्ट है तीसरा जो उसका मानक रखा गया है, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसे NO2 भी कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिफ्थ है O3, हाँ जी, ओजोन। नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड, नेक्स्ट अमोनिया, और फिर लास्ट और जो 8वें नंबर पे लेड। तो ये 8 के 8 जो हैं, 8 के 8 क्या हैं, 8 के 8 मुख्य प्रदूषकों को माना गया है, और वायु गुणवत्ता सूचकांक इसी के अकॉर्डिंग क्या है डिफाइन किया जाता है। एक दूसरी थ्योरी पढ़ें इसकी, वायु गुणवत्ता सूचकांक के मानक। तो शुरुआती 100 अंकों को अच्छा गुण माना जाता है। जैसे जैसे अंक बढ़ते जाते हैं हवा की गुणवत्ता खराब होती जाती है। 100 से 200 तक के वायु के स्तर को ठीक ठाक माना जाता है, एवरेज कहते हैं उसको, एवरेज श्रेणी में रखा गया है। अगर 200 से 300 तक के वायु स्तर को नापे तो वो खराब या पूर कहलाता है। 300 से 400 तक के जो वायु का स्तर होता है उसे बहुत खराब या वेरी पूर का माना जाता है। अगर हम बात करें 400 से तो 500 तक के वायु स्तर को हम क्या कहते हैं, खतरनाक माना जाता है। कभी कभी दोस्तों एग्ज़ाम में इसके कलर पूछ लेते हैं, कि जैसे कि हम बात कर लेते हैं ग्रीन कलर, जो हरा कलर है वो किसे प्रदर्शित करता है। तो ग्रीन कलर जो प्रदर्शित करता है गुड़ प्रदर्शित करता है, बहुत अच्छा अच्छा प्रदर्शित करता है ये। और जो इसका सूचकांक होता है 0 से 50 के बीच में होता है। और जो इसका प्रभाव होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है, इसका कोई भी प्रभाव खास नहीं होता। अगर हम आगे ऐसे ही चलें तो आगे आ जाता है हमारा येलो। ये येलो का मानक जो रखा गया है वो क्या रखा गया है, येलो का जो मानक रखा गया है वो 51 से 50 के बीच में रखा गया है। क्या रखा गया है दोस्तों, 51 से 50 के बीच में रखा गया है। इसको
पीले रंग से प्रदर्शित करते हैं चिन्ह के द्वारा। ये चिन्ह पूछ लेते हैं कि उसके जो कलर हैं वो कौन से हैं, और उसका जो ये दिया गया है मतलब सूचकांक दिया गया है 0 से 50 और 51 से 100 तक, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो येलो जो पीला कलर दिया गया है वो 51 से 100 तक के बीच में दिया गया है, और इसको जो मानते हैं संतोषजनक मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? संतोषजनक मानते हैं। और इसका जो प्रभाव होता है वह ये होता है संवेदनशील जो लोग हैं सामान्यतः उन्हें सांस लेने में दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑरेंज के विषय में कि ऑरेंज कलर किसको दिया गया है, तो जो ऑरेंज कलर दिया गया है वो दिया गया है कि जो लाल रंग है वो किसे प्रदर्शित करता है, तो ये होता है अनहेल्थी होता है, और 151 से 200 के बीच में इसको रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और जो इसमें इसके प्रभाव बताए गए हैं, जो इसके प्रभाव हैं वो क्या होंगे, वो अस्थमा और हृदय रोगों से संबंधित तो ऊपर हो गया था। जो इसमें रखे गए हैं, ज़्यादा समय तक इसके संपर्क में आने से हृदय और सांस लेने में जो परेशानी है वो बढ़ सकती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पर्पल के लिए कौन सा रंग रखा गया है। हाँ जी, तो वेरी अनहेल्थी रखा गया है 201 से और 300 के बीच में जो पर्पल रखा गया है। तो ये मोस्टली अगर इन चारों कलर्स की बात करें तो इंडेक्स दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया गया है, और जो इनसे प्रभाव पड़ता है मोस्टली जो भी है, जो हृदय रोगी हैं और सांस लेने में जिनको दिक्कत होती है, अस्थमा के रोगी हैं, उनके लिए ये सही स्थिति नहीं है। जैसे जैसे इनका कलर नीचे को बढ़ता जाता है या फिर इनके इंडेक्स नीचे को जाते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो वो उनकी समस्याएं और बढ़ती रहती है। अब तो मृदा प्रदूषण के जो प्रभाव हैं कहाँ पे होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वनों की कमी से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। बात कर लेते हैं मृदा प्रदूषण के सेकंड प्रभाव में पेस्टिसाइड्स कहाँ जी, खाद में जो हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, खतरनाक रसायन उसमें होते हैं जो उर्वरकता में तो ह्रास लाते हैं, फसल की गुणवत्ता में भी वो कमी लाते हैं, और जिससे राजस्व की हानि होती है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों की क्या हो जाती है, उससे मृत्यु होती है, खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रभाव पड़ता है। आगे बात कर लेते हैं मृदा अपरदन, बाढ़ आ जाती है और सूखा पड़ता है। नेक्स्ट है मृदा अम्लीयकरण, हाँ जी, कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, या फिर ज़्यादा क्या हो जाती है, ज़्यादा मृदा अक्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जल प्रदूषण से क्या होता है, लेड और आर्सेनिक की जो है अधिकता हो जाती है और गंभीर बीमारियां होने लगती है। और उससे आगे बात करें पादपों के अंदर प्रदूषकों का प्रवेश खाद्य श्रृंखला द्वारा होता है, जिसे जीव जंतु या मनुष्यों में प्रवेश कर जाता है। हाँ जी, तो ये था मृदा प्रदूषण से संबंधित। आगे बात करते हैं उर्वरकता। हाँ जी, उर्वरकता, जब खाद और उर्वरक को क्या करते हैं, समुद्री प्रवाह में विषैला प्रभाव उत्पन्न करता है और इसमें फास्फोरस नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये क्या होता है, ये शैवाल वृद्धि तेज़ी से कर देता है और उसके दुष्परिणाम होते हैं, सूर्य के प्रकाश को रोकते हैं और मछली व समुद्री जीवों के लिए एक तरह जहर का कार्य करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो उपयोगी समुद्री घास है वो नष्ट हो जाती है और उससे समुद्री परितंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, खाद एवं उर्वरक का जो हम अपने खेतों में डालते हैं और बारिश के द्वारा जब वो खेतों से नालियों या नदियों के द्वारा, वो नहरों के द्वारा, कहाँ गंगा या यमुना जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनमें जाता है और सागर और महासागर में पहुंचता है, तो समुद्री जो प्रभाव है उसको ये विषैला कर देता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं पानी से होने वाले, पानी में जो सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वो आर्सेनिक से उत्पन्न बीमारी। हाँ जी, तो जो आर्सेनिक है, जब पानी खराब हो जाए तो आर्सेनिक तत्व उसमें मिलता है। आर्सेनिक के विषय में बात करेंगे तो ये त्वचा का कैंसर कर देता है, फेफड़ों का कैंसर कर देता है। मुख्यतः पूछा जाता क्वेश्चन या जो है ये ब्लैक फुट, हाँ जी, ब्लैक फुट जो है रोग उसको पैदा कर देता है। पानी गंदा होता है तो डायरिया बना देता है, और ये पेरिफेरल न्यूरिटिस भी पैदा करता है। ये हाइपर केराटोसिस, हाँ जी, हाइपर केराटोसिस को उत्पन्न करता है, और ऐसी ये कैंसर के लिए भी जिम्मेदार होता है अगर हम बात करें आर्सेनिक की। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों, इन पर बात कर लेते हैं। जितनी भी परीक्षाएं मोस्टली पूछे जाते हैं और ये हर बार परीक्षाओं में आते हैं, तो जैसे हमारा पहला प्रश्न है इसमें भूमिगत, हाँ जी, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं। तो जो भूमिगत जल को दूषित करते हैं, जो भूमि के अंदर जल है उसे दूषित करते हैं, उसको करता है आर्सेनिक। कौन सा करता है दोस्तों, आर्सेनिक, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी
जैविक मरुस्थल कहलाती है। हाँ जी, क्या कहलाती है? जैविक मरुस्थल कहलाती है। कौन सी नदी है? तो वो दोस्तों नदी है दामोदर। कौन सी नदी है? दामोदर। दामोदर नदी क्या कहलाती है? वो जैविक मरुस्थल कहलाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें इतना प्रदूषण होता है, इतना प्रदूषण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल कहने लगते हैं। तो वो नदी कौन सी है? वो दामोदर नदी है। आगे बात कर लेते हैं, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। हाँ जी, नदी में जो घुली हुई मात्रा है, किस चीज़ की मात्रा से हम पता लगाते हैं कि नदी का जो जल है शुद्ध है या दूषित है? तो ऑक्सीजन की जितनी मात्रा अधिक होगी, नदी का जल उतना ही शुद्ध होगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा को नापते हैं। ठीक है। प्रश्न है, गंगा में BOD शाब्दिक मात्रा में पाया जाता है। BOD, तो BOD जो पाया जाता है ये प्रदूषक है, प्रदूषण से संबंधित है। ये कानपुर और इलाहाबाद के मध्य पाया जाता है, क्योंकि कानपुर में क्या है? कानपुर आगरा में चमड़ा उद्योग। हाँ जी, कानपुर में क्या है? चमड़ा उद्योग है। और वो जो चमड़े का जितना भी आर्सेनिक और जितना भी इसमें प्रदूषण पानी है वो कहाँ डाला जाता है? वो गंगा के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है? इलाहाबाद। तो ये इसके बीच में पाया जाता है, इसे याद रखना फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं। तो लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं किसके? वायु प्रदूषण के। हाँ जी, किसके सबसे अच्छे सूचक हैं लाइकेन? वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, जो लाइकेन है वो पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। और ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक कैसे हैं? तो लाइकेन निम्न श्रेणी की एक ऐसी छोटी वनस्पति का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ये वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होते हैं। हाँ जी, कैसे होते हैं? संवेदी होते हैं। इसलिए नगरों के समीप नहीं पाए जाते। जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ पर ये नहीं पाए जाते। दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा ग्रीन मफलर संबंधित है। हाँ जी, तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना, ध्वनि प्रदूषण से। हाँ जी, सड़क पे देखा होगा, रोड जो हाईवे होते हैं तो उसके दोनों ओर क्या लगे रहते हैं? पेड़ लगे रहते हैं। तो पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? तो वो जो पॉल्यूशन है, मतलब ध्वनि पोल्यूशन है, तो जो शोर है वो इधर उधर कम जाए। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ध्वनि को क्या कर लेते हैं? वो अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्वनि को क्या कर लेते हैं? अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इसीलिए सड़क के दोनों ओर क्या लगाए जाते हैं? पेड़ पौधे रोपित किए जाते हैं, ताकि वो ध्वनि को अधिक से अधिक अपने अंदर समाहित कर लें और दूर तक ना जाने दें। तो दोस्तों याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर गलत मत कर देना, ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। हाँ जी है। तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जलीय वातावरण से। किससे संबंधित है? जलीय वातावरण से संबंधित। एशियाई भूरा बादल, ठीक है, एशियाई भूरा बादल 2002 में अधिकांशतः कहाँ फैला था? तो एशियाई भूरा बादल 2002 में जो फैला था वो दक्षिण एशिया में फैला था। कहाँ फैला था? दक्षिण एशिया में। प्रश्न है हमारा, सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक हैं। तो सिगरेट के धुएं में जो मुख्यतः होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। हाँ जी, क्या होता है? सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को जो स्वच्छ किया जाता है, स्वच्छ करने का जो कार्य है वो वर्षा करती है। हाँ जी, जो स्वच्छ किसके द्वारा किया जाता है? वर्षा के द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न फिर रिपीट हो गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचकांक का कार्य करता है? तो वो लाइकेन, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो कौन सा है? लाइकेन। और क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ प्रश्न ये है दोस्तों, ये भी काफ़ी खास हैं। हाँ, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, मानव जनित पर्यावरणीय ये प्रदूषण किसे कहते हैं? तो मानव जनित पर्यावरणीय पर जो प्रदूषण है वो जो कहा जाता है वो कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक को। किसे कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक को। आगे हम बात कर लेते हैं, निम्न में जैव निम्नीकरण या जैव विघटित प्रदूषक कौन सा है? तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन B, वाहित मल, सीवेज। हाँ जी, वाहित मल और सीवेज का क्या है? हम क्या कर सकते हैं? विघटित कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, वो नष्ट हो सकता है। लेकिन प्लास्टिक, एस्बेस्टस और पारा ये नष्ट नहीं हो सकते, या पॉलीथीन। आगे बात कर लेते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल क्या है? मतलब स्रोत, ये कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से ये पोल्यूशन करते हैं? तो दोस्तों इनका जो दहन मूल स्रोत है वो है वायु प्रदूषण। हाँ जी, कौन सा है? वायु प्रदूषण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे
के बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाँ जी, जब प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा बनता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। हाँ जी, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन। हाँ जी, और ये ग्रीन हाउस गैस भी है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? हाँ जी, तो द्वितीयक प्रदूषक कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी। हाँ जी, कौन सा नहीं है? सॉरी, ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। बात कर ले हम कि द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ये प्राथमिक प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं? वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषण स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड ये डायरेक्ट क्या होगा? ये वायु में मिल जाएगा, और वायु में मिल जाएगा पॉल्यूशन करेगा। तो ये क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड हमारा प्राथमिक प्रदूषक हो गया। दोस्तों याद रखना इसको। क्वेश्चन पूछा गया है, मोटर वाहनों तथा सिगरेट से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो मोटर वाहन और जो सिगरेट में होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको CO से प्रदर्शित करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो फ्रेंड्स, हमने जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं वो प्रश्नों को इसमें रखा गया है। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।